हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरुजी एजुकेशन। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं लेसन नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के क्वेश्चन आंसर। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है। लेड ऑक्साइड कार्बन से अभिक्रिया कर रहा है और लेड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर परिवर्तित हो रहा है। तो ए बी सी डी ऑप्शंस हैं, इनके अंदर इसके बारे में, इस अभिक्रिया के बारे में कुछ बातें कही गई है। तो इसमें हमको ये बता रहे हैं कौन सा कथन गलत है। ए, शीशा अपचयित हो रहा है। देखिए ये जो कथन है ये गलत है, जबकि अपचयित शीशा नहीं हो रहा है, जबकि अपचयित कौन हो रहा है? लेड ऑक्साइड हो रहा है। ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है। ये कथन भी गलत है, क्योंकि इस अभिक्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रही है, जबकि उपचयित कार्बन हो रहा है। तो ए और बी कथन क्या है? गलत है। आइए सी देखते हैं। कार्बन उपचयित हो रहा है, हाँ ये बात सही है, कार्बन क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। डी, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, हाँ ये बात भी सही है। तो लेड ऑक्साइड इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकले तो ये क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। तो इसका जो सही आंसर है फर्स्ट वाला है, जिसमें ए और बी दिया हुआ है। तो ए और बी कथन क्या है? गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, Fe2O3 प्लस Al इक्वल्स टू Al2O3 प्लस 2Fe। यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया हो रही है एल्यूमिनियम से, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन बन रहे हैं। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? हमको यहाँ पर अभिक्रिया का प्रकार बताना है कि दिस इज द विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन बी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन सी, वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन डी, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए इसके अंदर हो क्या रहा है, यदि हम इसके मेन बात को समझें तो इसमें जो आयरन ऑक्साइड है, इसमें से Fe यानी कि जो आयरन है ये क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। तो जब किसी यौगिक में से कोई तत्व बाहर निकलता है तो वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो यह इसका जो है ऑप्शन डी, विस्थापन अभिक्रिया ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। देखिए यहाँ पर हमको लौह चूर्ण का मतलब ये समझना है कि जो आयरन है उसकी अभिक्रिया हमको किससे करवानी है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवानी है। तो इसमें जो है हमने जब लेसन पढ़ा था तो हमने सीखा था कि जो धातुएँ होती हैं वो अम्लों से अभिक्रिया करती हैं, और अम्लों से अभिक्रिया करके वो लवण और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हो रहा है। ऑप्शंस ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन बी, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बन रहा है। ऑप्शन सी, कोई अभिक्रिया नहीं होती। ऑप्शन डी, आयरन लवण एवं जल बनता है। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड वाला ऑप्शन, अर्थात ऑप्शन ए सही है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन गैस बनेगी और क्या बनेगा? लवण बनेगा। वो लवण कौन सा है? आयरन क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 4, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? हमको इसके अंदर दो बातें बतानी है। एक तो संतुलित रासायनिक अभिकरण की परिभाषा हमको देनी है, और दूसरा इस जो कंकाली रासायनिक समीकरण होती है, अर्थात जो समीकरण बैलेंस नहीं है, उसको हमको बैलेंस करने की आवश्यकता क्यों है। आइए देखते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है? वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद दोनों ओर से मतलब क्या हुआ? जो क्रियाकारक और उत्पाद होते हैं इनके बीच में तीर का निशान होता है। तो यहाँ पर तीर के निशान के दोनों ओर की बात हो रही है। दोनों ओर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। जो हमने एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा था। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी अभिक्रिया के दौरान हम द्रव्यमान को नष्ट नहीं कर सकते और नहीं द्रव्यमान को सृजित हम कर सकते हैं। तो इसीलिए अभिक्रिया होने के बाद दोनों ओर के परमाणु की संख्या क्या रहनी चाहिए? समान रहती है। तो यदि ऐसी समीकरण है तो वह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगी। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार
किसी रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान रहती है। इसलिए किसी कंकाली रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। यह हुआ हमारे इसके क्वेश्चन के दूसरे भाग का आंसर कि रासायनिक समीकरण संतुलित क्यों किया जाता है, और जो समीकरण असंतुलित होते हैं उसे हम कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, और जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वह कहता है कि अभिक्रिया के पश्चात क्रियाकारक व क्रियाफल दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या समान रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। यहाँ पर कुछ कथन दिए हुए हैं, उनको हमको रासायनिक समीकरण लिखनी है पहले और फिर उसके बाद उसको संतुलित करना है। आइए देखते हैं। ए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। देखिए जो यह वाला एक प्रश्न है, इस प्रश्न उनके लिए बड़ा आसान है जो मेरे पहले के वीडियो देख चुके हैं। तो पहला का वीडियो जो है रासायनिक सूत्रों से संबंधित है, तो अगर ही हमको रासायनिक सूत्र आते हैं तो इस कथन के अनुसार हम उनके सूत्र लिखते जाएंगे और हमारी इक्वेशन तैयार हो जाएगी, यानी कि रासायनिक समीकरण तैयार हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का एक भाग हो जाता है। और दूसरा कि संतुलित रासायनिक से समीकरण लिखनी है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण का वीडियो में पहले मैं जारी कर चुका हूँ, तो उसका लिंक जिसने पहले नहीं देखा है उन दोनों वीडियोस के लिंक मैं इसके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा, तो वो जो नहीं देख पाए हैं वो देखकर इसको सीख लेंगे। आइए देखते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है, तो नाइट्रोजन का हम सूत्र लिखेंगे, नाइट्रोजन का सूत्र लिखा, हाइड्रोजन गैस से संयोग कर रहा है अर्थात ये जुड़ रहे हैं, हाइड्रोजन गैस का सूत्र हमने लिखा, और क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है। इसके बाद इक्वल्स टू का चिन्ह यानी तीर का निशान और अमोनिया का सूत्र हमने लिख दिया। तो देखिए सूत्रों की जानकारी होने से हमने इस प्रश्न के एक भाग को कर लिया। आइए अब इसको संतुलित करते हैं। संतुलित करने के लिए जो नाइट्रोजन है ये तो संतुलित है, तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन में हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और हम जो हाइड्रोजन है उसके लेफ्ट साइड 3 लिख देंगे, और अमोनिया है, अमोनिया को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अमोनिया के लेफ्ट साइड हम 2 लिखेंगे यहाँ पर। तो हाइड्रोजन को 3 से गुणा करने पर और अमोनिया को 2 से गुणा करने पर यह इक्वेशन बैलेंस हो जाती है, यानी कि इसमें प्रत्येक क्रियाकारक के परमाणु की संख्या बराबर होती है। बी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। देखिए हाइड्रोजन का सूत्र हमने लिखा, हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र हमने लिखा H2S। वायु में दहन, वायु में दहन का मतलब यह है कि हमको ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवानी है, अर्थात हमको ऑक्सीजन का सूत्र यहाँ पर लिख रहा है, तो हमने ऑक्सीजन का सूत्र हमने लिख दिया, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है और जल बनता है। देखिए पहले मैंने यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का लिखा है क्योंकि इस अभिक्रिया के अंदर जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो मेन उत्पाद है, तो इसलिए पहले मैंने सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र लिखा है SO2, और जल बाई प्रोडक्ट होता है, उप उत्पाद है, तो इसलिए मैंने बाई प्रोडक्ट को बाद में लिखा है। जो कि समीकरण लिखने के नियम है कि मुख्य उत्पाद पहले लिखा जाते हैं और जो बाई प्रोडक्ट होते हैं, उप उत्पाद होते हैं, वो बाद में लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये समीकरण तैयार होगी। इसको संतुलित करते हैं। संतुलित करने के लिए जो H2S है उसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अर्थात हम उसके लेफ्ट हैंड साइड 2 लिख देंगे, और जो ऑक्सीजन है इसको हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके भी लेफ्ट हैंड साइड 3 लिखेंगे, और जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड 2, और जो H2O है इसके भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके भी लेफ्ट हैंड साइड हम 2 लिखेंगे। इस प्रकार से ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। आइए सी देखते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड की किससे अभिक्रिया हो रही है? बेरियम क्लोराइड से, और एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बन रहा है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र लिखेंगे Al2SO4 को होल थ्राइस प्लस बेरियम क्लोराइड का सूत्र BaCl2 इक्वल्स टू AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट का सूत्र BaSO4। तो इस प्रकार से हमारी इक्वेशन बन जाती है। आइए इसको बैलेंस करते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए जो एल्यूमिनियम सल्फेट है इसको हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसके एल्यूमिनियम सल्फेट के लेफ्ट हैंड साइड हमने 3 लिखा, बेरियम क्लोराइड को भी हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बेरियम क्लोराइड के लेफ्ट हैंड साइड हमने 3 लिखा, और एल्यूमिनियम क्लोराइड को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है इसके लेफ्ट हैंड साइड हम 2 लिखेंगे, और जो बेरियम सल्फेट है
इसको भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बेरियम सल्फेट के लेफ्ट हैंड साइड हम 3 लिख देंगे। इस प्रकार से हमारी ये इक्वेशन भी बैलेंस हो जाती है। नेक्स्ट ये वही रिपीट हो गया है। डी, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। पोटेशियम धातु का सूत्र लिखा, के जल के साथ जल का सूत्र लिखा है H2O और इक्वस टू का चिन्ह, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 का सूत्र हमने लिख दिया। तो इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए पोटेशियम को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पोटेशियम हमने 2 से मल्टीप्लाई किया यानी लेफ्ट हैंड साइड हमने 2 लिखा। जो वाटर है इसको भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड हम 2 लिखेंगे। और जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इसको भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, अर्थात इसके भी लेफ्ट हैंड साइड हमको 2 लिखना है, और H2O बराबर है। तो इस प्रकार से ये वाली इक्वेशन भी बैलेंस हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। यहाँ पर कुछ समीकरण दी हुई है, इनको बैलेंस करना है। आइए बैलेंस करते हैं। ए, HNO3 प्लस CH का होल ट्वाइस इक्वस टू CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम नाइट्रेट और जल बना रहा है। इसको बैलेंस करने के लिए देखिए, इक्वेशन बैलेंस करने का वीडियो भी मैं पहले जारी कर चुका हूँ। इसमें हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं किस प्रकार से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। तो इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो जिसको वीडियो नहीं देख पाए हैं वो उस वीडियो को देखकर इसको सीख लेंगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए पहले जो नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करता था, हमने HNO3 के लेफ्ट हैंड साइड 2 लिखा, और जो H2O है इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस प्रकार से HNO3 और H2O को 2 से मल्टीप्लाई करने से ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। नेक्स्ट बी, NaOH प्लस H2SO4 इक्वस टू Na2SO4 प्लस H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल ये आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट और वाटर बना रहे हैं, पानी बना रहे हैं। आइए इसको बैलेंस करते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और जो वाटर है हमको इनसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड हम 2 लिख देते हैं। इस प्रकार से ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। आइए नेक्स्ट सी, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड इक्वस टू एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तो एल्यूमिनियम Al और CuCl2 इक्वस टू AlCl3 प्लस 3Cu। यहाँ पर देखिए मैंने शब्द समीकरण भी दे दिया है। तो इनको बैलेंस करने के लिए इस इक्वेशन को, जो एल्यूमिनियम है एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉपर क्लोराइड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो AlCl3 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉपर को 3 से। इस प्रकार से इनको मल्टीप्लाई करने से ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। आइए डी, बेरियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट इक्वस टू बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। इनका इक्वेशन लिखते हैं हम। बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4 इक्वस टू BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड। इस समीकरण को बैलेंस करने के लिए हमें केवल जो पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड को 2 से मल्टीप्लाई करना है, अर्थात इसके लेफ्ट हैंड साइड हमको 2 लिखना है। ये 2 लिखते ही पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। यहाँ पर कुछ अभिक्रियाएं दी हुई हैं, इनके लिए हमको बैलेंस इक्वेशन हमको लिखनी है। ए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इक्वस टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। तो इसकी वही सूत्रों के द्वारा इसकी इक्वेशन लिखी जाएगी। पहले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 इक्वस टू कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3 प्लस H2O। तो इस प्रकार से ये हमारी समीकरण बन गई। और चूंकि इस समीकरण को हम देखें तो इस समीकरण में प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या दोनों और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों और बराबर है, तो इस समीकरण को बैलेंस नहीं करना, अर्थात ये समीकरण पहले से ही बैलेंस है। चूंकि प्रश्न में कहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें और संतुलित हम कर नहीं रहे इसको, तो हमको ये एक नोट डालकर इस इक्वेशन के नीचे लिखना पड़ेगा। चूंकि यह समीकरण पहले से ही संतुलित है, अतः इसे हमें संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। आइए बी देखते हैं। जिंक कार्बोनेट इक्वस टू जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर जो जिंक कार्बोनेट है यह टूट रहा है, अर्थात विभक्त हो रहा है। किस किस के अंदर बट रहा है? जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। जिंक कार्बोनेट का सूत्र लिखा ZnCO3 इक्वस टू जिंक ऑक्साइड ZnO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये समीकरण भी क्या है, पहले से ही बैलेंस है
और इस समीकरण को बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पर मैंने अभिक्रियाओं के प्रकार भी लिख दिए हैं ताकि आपकी नॉलेज बढ़ जाए। हालांकि प्रश्न के अंदर पूछा नहीं गया है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो ये जो इक्वेशन है वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया है। सी, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल्स टू हाइड्रोजन क्लोराइड। जो हाइड्रोजन का सूत्र H2, क्लोरीन का सूत्र Cl2 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl। यहाँ पर इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें केवल जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये पूरी की पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। डी, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इक्वल्स टू मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो इनके सूत्र लिखते हैं हम। मैग्नीशियम का सूत्र Mg, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl और मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र MgCl2 और हाइड्रोजन का सूत्र H2। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें केवल जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है और इससे 2 से मल्टीप्लाई करते ही पूरी की पूरी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। प्रश्न नंबर 8, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। देखिए जो पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने लिखा था वही बात है। तो इसके अंदर अभिक्रिया का टाइप भी बताना है, प्रकार भी बताना है कि अभिक्रिया किस प्रकार की है। आइए देखते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस पोटेशियम आयोडाइड इक्वल्स टू पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड का सूत्र KBr, बेरियम आयोडाइड का सूत्र BaI2 इक्वल्स टू पोटेशियम आयोडाइड का सूत्र Ki और बेरियम ब्रोमाइड का सूत्र BaBr2। तो इस प्रकार से हमारी ये समीकरण तैयार हो जाती है। इसको बैलेंस हमको करना है। बैलेंस करने के लिए जो पोटेशियम ब्रोमाइड है इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो पोटेशियम आयोडाइड है इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते ही ये पूरी की पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। और जो अभिक्रिया का प्रकार पूछा है, अभिक्रिया का प्रकार है द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया मैं आपको समझा देता हूँ। इस लेसन के वीडियो में हम समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ मैं। जिसमें जो आयन है, जो क्रियाकारक हैं या अभिकारक हैं, रिएक्टेंट्स के आयन आपस में चेंज हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, तो वो इक्वेशन जो है आपके द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया होती है। देखिए पोटेशियम और ब्रोमाइड, इसके अगर द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी तो पोटेशियम के साथ क्या आ जाना चाहिए, I आ जाना चाहिए, यानी कि BaI2 का I आ जाना चाहिए। और जो BaI2 है यहाँ पर इसका क्या आ जाना चाहिए, Br आ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर ये ऐसा होता है तो ये द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसके जो अगर हम इनके उत्पादों को हम देखें तो ऐसा ही हो रहा है। तो पोटेशियम के साथ क्या आ रहा है, I आ रहा है, तो ये एक आदान प्रदान यहाँ हुआ। और दूसरी बार में बेरियम के साथ क्या आ रहा है, Br2 आ रहा है, Br आ रहा है। तो ये क्या हुआ, आयनों का आदान प्रदान हुआ, तो ये द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया हुई। अगला, जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड इक्वल्स टू जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिंक कार्बोनेट वही पहले आ चुकी वाली इक्वेशन। तो जिंक कार्बोनेट का सूत्र में लिखा, जिंक कार्बोनेट प्लस ZNO प्लस CO2। तो ये वाली इक्वेशन पहले से ही बैलेंस है, तो इसलिए को बैलेंस नहीं करना है, हमको नीचे नोट लिखना पड़ेगा। और अभिक्रिया का प्रकार देखते हैं। चूँकि देखिएगा इसके अंदर क्या हो रहा है, जो एक रिएक्टेंट है जिंक कार्बोनेट, ये 2 भागों के अंदर बट रहा है, अर्थात 2 प्रोडक्ट बना रहा है। तो जब कोई एक पदार्थ 2 भागों के अंदर बट जाता है तो वह अभिक्रिया वियोजन अपघटनीय अभिक्रिया होती है। तो ये जो अभिक्रिया का प्रकार वो क्या है, वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सी, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन इक्वल्स टू हाइड्रोजन क्लोराइड। जो हाइड्रोजन गैस है इसकी अभिक्रिया किससे हो रही है, क्लोरीन से हो रही है और HCl बन रहा है। तो चूंकि आपस में दोनों जुड़ रहे हैं तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। इसको बैलेंस करने के लिए हमको जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करते इक्वेशन क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। देखिए ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन जो है आपके उसके अंदर भी आ सकती है, जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है उसके अंदर भी आ सकती है। हालांकि अपनी इस किताब के अंदर नहीं है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसके अंदर विद्युत ऋणी तत्व जुड़ रहा है, और जब विद्युत ऋणी तत्व जुड़ता है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। डी, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इक्वल्स टू मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर इनका इक्वेशन लिखेंगे, मैग्नीशियम Mg प्लस HCl इक्वल्स टू MgCl2 प्लस H2। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें केवल जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है
इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करते ही पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। और जो अभिक्रिया है यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। और इसके अंदर एक चीज़ और है, यह अभिक्रिया आपके अपचयन रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भी आ सकती है, क्योंकि इसमें से किसी चीज़ में से हाइड्रोजन का निकास हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। देखिए, अगर हम इन शब्दों को गौर करें तो इन शब्दों को अर्थ को हम समझें तो इन शब्दों के अर्थ से ही स्पष्ट हो जाता है। क्या? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा का क्षेपण होना, अर्थात ऊष्मा का बाहर निकलना। तो जिन अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती ऊष्माक्षेपी हो गई। ऊष्माशोषी यानी कि ऊष्मा का अवशोषण होना, ऊष्मा की कमी होना। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया हुई। आइए उनकी परिभाषा देखते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद बनते समय ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। देखिए, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होंगी जिनमें जब हम क्रियाकारकों के आपस में अभिक्रिया करवाएंगे तो ऊष्मा बाहर निकलेगी, अर्थात जो पात्रों का हो गर्म हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण, प्राकृतिक गैस का दहन। देखिए, प्राकृतिक गैस का मतलब होता है मीथेन, क्योंकि प्राकृतिक गैस का मुख्य जो कंपोनेंट होता है वो मीथेन होता है। और दहन का मतलब पहले भी मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि हमें उसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवानी है। तो हमने CH4 मीथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई, और ऑक्सीजन से करवाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और H2O बनता है और ऊर्जा बाहर निकलती है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? ऊर्जा बाहर निकल रही है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई। नेक्स्ट उदाहरण, श्वसन, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब ये नहीं है केवल ऑक्सीजन हमने ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड हमने छोड़ दिया, अर्थात जो ऑक्सीजन हमने ग्रहण की है यह ऑक्सीजन हमारी कोशिका रक्त के द्वारा हमारी कोशिकाओं तक पहुंचती है, और पहुंचने पर वह ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करती है, अर्थात ग्लूकोज का विखंडन करती है, और उस प्रक्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा बाहर निकलती है। तो श्वसन में मूल काम ये होता है, मूल अभिक्रिया यह होती है। तो इसके अंदर देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज की अभिक्रिया ऑक्सीजन से हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जल बन रहा है और ऊर्जा बाहर निकल रही है। तो ये अभिक्रिया किस प्रकार की हुई? ऊष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया हुई। नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा, शाक सब्जियों यानी वनस्पति द्रव्यों का कंपोस्टीकरण। वनस्पति द्रव्यों में केवल शाक सब्जियाँ नहीं, कोई भी वनस्पति द्रव्य, कोई भी वनस्पति हो सकती है, चाहे पेड़ पौधों की पत्तियाँ हों, पेड़ पौधों के टहनियाँ हों, छिलके हों सब्जियों के, तो फल सब्जियों कुछ भी हो, तो अगर जब इनका कंपोस्ट खाद बनाई जाती है, गड्ढों के अंदर हम भर देते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो इनको कंपोस्ट खाद के अंदर परिवर्तित कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो कंपोस्टीकरण की प्रक्रिया हुई, इसके अंदर यह भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। देखिए, अभी हम देख चुके हैं श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो इसमें हमको ये स्पष्ट करना है कि क्यों कहा जाता है। आइए इसको हम स्पष्ट करते हैं। देखिए, श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊष्मा बाहर निकलती है। हम जानते हैं कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा की मात्रा बाहर निकलती है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अतः हम कह सकते हैं कि श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि ऊष्मा बाहर निकल रही है, तो इसीलिए श्वसन क्या हो गई? एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया हुई। 11वां क्वेश्चन नंबर, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण दीजिए। देखिए, हमको स्पष्ट करना पड़ेगा कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन की विपरीत क्यों है, क्योंकि इनके अंदर विपरीत काम हो रहा है संयोजन अभिक्रिया के, तो इसलिए जो ये अभिक्रिया क्या है? विपरीत अभिक्रिया है। आइए हम देखते हैं। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ ताप, विद्युत या प्रकाश के प्रभाव से दो या दो से अधिक पदार्थों के अंदर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है या बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये, और जबकि संयोजन का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। वियोजन का मतलब क्या होता है? बढ़ जाना या अलग हो जाना। तो यहाँ पर अलग हो रहा है, तो इसकी क्या होगी? विपरीत होगी। जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं, अतः कहा जा सकता है कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया की विपरीत होती है। उदाहरण देखते हैं हम। संयोजन अभिक्रिया का समीकरण CaCO3 + H2 = CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी के अंदर डाला जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, यानी कि दो पदार्थ हैं, पानी और कैल्शियम ऑक्साइड जुड़ गए, और अगर यदि हम समीकरण के उसमें देखें उत्पाद में, तो केवल एक पदार्थ हमको प्राप्त हो रहा, तो क्या होगा? संयोजन होगा, अर्थात ये जुड़ गए।
इसी प्रकार से कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया, यानी कार्बन का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो CO2 बन जाता है। वियोजन अभिक्रिया का समीकरण देखते हैं। FeSO4 फेरस सल्फेट को हमने गर्म किया, गर्म करने पर ये Fe2O3 यानी कि लॉ ऑक्साइड SO2 और SO3 यानी कि 3 भागों के अंदर बट गया, तो ये क्या वियोजन हो गया। तो इस प्रकार से हमने समीकरणों के द्वारा स्पष्ट कर दिया कि जो वियोजन अभिक्रिया है वो संयोजन की क्या है, विपरीत अभिक्रियाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। हमको उन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखने हैं जिनके कारण से वियोजन हो रहा है, अर्थात वियोजन के कारण वियोजन का कारण क्या हुआ, ऊष्मा हुआ यानी गर्म करना हुआ, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा हुई। आइए देखते हैं हम। ऊष्मा के रूप में ऊर्जा, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है यानी कि उसको हीटिंग किया जाता है तो वह कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 के अंदर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, विभक्त हो जाता है। तो यहाँ पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा दी जा रही है। विद्युत के रूप में ऊर्जा H2O, पानी के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के अंदर विभक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर विद्युत के रूप में ऊर्जा दी जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश के रूप में ऊर्जा। जो सिल्वर क्लोराइड है, पहली क्वेश्चन के अंदर सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ दिया जाता है तो यह सिल्वर और क्लोरीन के अंदर क्या होता है, बढ़ जाता है और इसका कलर भी चेंज हो जाता है। यह सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का होता है और यह ग्रे कलर का दूसरे रंग का हो जाता है। इसी प्रकार से सिल्वर ब्रोमाइड है, जब इसको सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह सिल्वर यानी कि चांदी और ब्रोमीन के अंदर क्या हो जाता है, ब्रोमीन गैस के अंदर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर प्रकाश के रूप में ऊर्जा दी जा रही है, प्रकाश वियोजन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन क्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। हमको इनका स्पष्ट करते हुए बताना है कि क्या अंतर है और हमको इनके लिए समीकरण भी देने। आइए देखते हैं। पहले विस्थापन अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं में किसी यौगिक में से अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा अपने से कम क्रियाशील तत्व को हटा दिया जाता है। कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में से कोई अधिक क्रियाशील तत्व है, वो कम क्रियाशील तत्व को कर देगा, हटा देगा और उसके स्थान पर स्वयं जुड़ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं अपन। देखिए यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में के उसके अंदर विलेन के अंदर जिंक डाला गया है, जिंक डस्ट डाली गई, तो जिंक डालते हैं। तो चूँकि हम जानते हैं जो कॉपर होता है उसकी अभिक्रियाशीलता जिंक धातु से क्या होती है, कम होती है। तो यौगिक हुआ कॉपर सल्फेट, धातु हुई जिंक, यानी कि जिस जिंक की अभिक्रिया इससे अधिक हो गई, कॉपर से हो गई, तो इस जिंक ने क्या किया, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को यानी कि कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लास्ट में जो CO वो अलग है, बाहर निकला हुआ है और क्या बन जाता है, और उसके स्थान पर स्वयं जुड़ गया यानी कि जिंक स्वयं जुड़ गया, तो क्या बन गया, ये ZnSO4 बन जाता है। तो इस प्रकार से ये विस्थापन अभिक्रिया हुई। आइए देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। पहले बता भी चुका हूँ मैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, अर्थात जो क्रियाकारक है उनके जो धन और ऋण आयन है, उनके धन मूलक जो ऋण मूलक हैं वो क्या हो जाएंगे, आपस में बदल जाएंगे, तो ये द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। देखते हैं अपन, Na2SO4 प्लस BaCl2 इक्वल्स टू BaSO4 प्लस NaCl। तो देखिए यहाँ पर Na धन मूलक होता है, SO4 ऋण मूलक होता है, इसी प्रकार से BaCl2 के अंदर Ba धन मूलक होता है, Cl2 ऋण मूलक होता है। देखिए जो रासायनिक सूत्र होते हैं, रासायनिक सूत्रों के अगर यदि हम इसको दो भागों के अंदर बांटे के सूत्र को, तो जैसे हमने Na2SO4 है, इसको हमने दो भागों के अंदर बांटा, एक भाग बना Na और एक भाग बना SO4, तो लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट होता है वो धन मूलक होता है और जो राइट साइड वाला जो पार्ट होता है यानी कि RHS वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, ऋण मूलक होता है। तो इनके अंदर इस अभिक्रिया के अंदर हो क्या जाना चाहिए, जो धनमूलक है पहले का सोडियम सल्फेट का, इसके साथ क्या जाना चाहिए, बेरियम क्लोराइड का ऋण मूलक आ जाना चाहिए, अर्थात यह NaCl बन जाना चाहिए। तो इसके अंदर अगर हम उत्पाद को देख रहे हैं तो NaCl बन रहा है। और होना क्या चाहिए दूसरे के साथ, जो बेरियम क्लोराइड है इसके Ba के साथ क्या जाना चाहिए, सोडियम सल्फेट का सल्फेट आयन आ जाना चाहिए, यानी कि ऋण वाला भाग आ जाना चाहिए। तो क्या बन जाता है BaSO4, तो क्या बना, BaSO4 बना और NaCl बना। तो इनके आयन आपस में एक्सचेंज हो गए, एक्सचेंज होने का मतलब ये दो बार विस्थापन हुआ, इसलिए अभिक्रिया कहलाई द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। देखिए इसमें कॉपर विस्थापन
करा है। तो इस प्रक्रिया के लिए रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है हमारे को, जो विस्थापन अभिक्रिया इसका रासायनिक समीकरण को लिखना है इसका। देखिएगा, कॉपर सिल्वर नाइट्रेट का, हमने कॉपर धातु कही तो इसे कॉपर ले लिया, सिल्वर नाइट्रेट का लवण इसने कहा है तो हमने सिल्वर नाइट्रेट तो AgNO3 और इसका लवण लिया हमने, इसका अर्थात इसका विलयन लिया हमने, तो इसको अंदर हमने डाला। तो डालने के पश्चात क्या होता है, तो जो कॉपर है ये क्या हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट में से कॉपर Ag को विस्थापित कर देगा, क्योंकि कॉपर की अभिक्रियाशीलता सिल्वर से अधिक होती है। तो क्या बन जाता है, कॉपर नाइट्रेट बनता है और जो सिल्वर होता है क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से हमको शुद्ध सिल्वर धातु प्राप्त हो जाती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है और अवक्षेपण अभिक्रिया का हमको उदाहरण देखना है। देखिए, अवक्षेपण अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया हैं जिनमें जल में अविलेय उत्पाद अर्थात अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी कि कोई अभिक्रिया हुई और वो पानी में घुलने वाला कोई पदार्थ बन रहा है तो वह पदार्थ अवक्षेप कहलाता है। चूँकि अवक्षेप बन रहा है तो अभिक्रिया क्या कहलाई, अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहलाई। जैसे सोडियम सल्फेट के विलयन में बेरियम क्लोराइड का विलयन मिलाने पर बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप बनता है। आइए इसका इक्वेशन देखते हैं। Na2SO4 सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड हमने मिलाया तो BaSO4 का PPT लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर। PPT का होता है प्रेसिपिटेट, इंग्लिश में इसको हिंदी में अवक्षेप कहा जाता है, इंग्लिश में प्रेसिपिटेट कहा जाता है। तो हम यहाँ पर PPT लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, या फिर हम उल्टे तीर का निशान हम जो है दिखा सकते हैं, अर्थात जो एरो हेड है वो नीचे की ओर होगा। तो ये अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान होती है। ब्रैकेट के अंदर या तो PPT मिलेगा या जो है उल्टे तीर का निशान मिलेगा। तो इस प्रकार से ये अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ऑक्सीजन के योग एवं ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए और प्रत्येक के लिए दो दो उदाहरण भी दीजिए। यानी कि हमको ऑक्सीकरण और अपचयन जो है इनका हमको केवल ऑक्सीजन के जुड़ने और निकलने के आधार पर बताना, पूरी परिभाषा हमको नहीं देनी है, क्योंकि ऑक्सीजन और अपचयन के अंदर 4 काम होते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम केवल इसी के आधार पर देखते हैं। प्रश्न के अनुसार हम चलते हैं। पहला हमको उपचयन के बारे में बताना है। देखते हैं उपचयन क्या होता है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उपचयन यानी कि इंग्लिश में इसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। यानी कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ गया, जुड़ने का मतलब वृद्धि हुआ, तो जुड़ गया तो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, उपचयन, या इंग्लिश में इसको ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखते हैं इसका। जैसे कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है। देखिए, कॉपर है, इस इक्वेशन को अपन देखें, कॉपर को जब वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो देखिएगा क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, यानी कि Cu के अंदर ऑक्सीजन जुड़ गई है तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो क्या हो गई, ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन रासायनिक अभिक्रिया हुई। यहाँ पर इसकी हम व्याख्या कर देते हैं। यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन का योग होने से कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, अर्थात Cu का उपचयन ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए, जो बात है उसको हमको लिखना है, तो इक्वेशन को देखते हैं, हमने इसको लिख दिया शब्दों के अंदर। अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 2, मैग्नीशियम का दहन। मैग्नीशियम के दहन का मतलब मैग्नीशियम के फीते को वायु की उपस्थिति में जलाना। तो मैग्नीशियम के रिबन को जब वायु की उपस्थिति में दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर भी देखिए Mg+O2 यानी कि मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। यहाँ मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का योग होने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, अर्थात मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। आइए देखते हैं अगला पद, अपचयन। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, अर्थात ऑक्सीजन की कमी होती है, अपचयन या रिडक्शन रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आइए देखते हैं उदाहरण देखते हैं। देखिए, हमने पहले ऑक्सीडेशन का देखा था, उसमें के अंदर हमने क्या किया था, कॉपर जो था उसको ऑक्सीजन को गर्म कॉपर के ऊपर ऑक्सीजन प्रवाहित की थी तो कॉपर ऑक्साइड बना। जो गर्म कॉपर ऑक्साइड है तो गर्म कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो Cu के अंदर परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। CuO इक्वेशन को हम देख रहे हैं, जो CuO है इसके ऊपर हमने हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की, तो इसमें से क्या हुआ, ऑक्सीजन बाहर निकल गई, अर्थात वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ी और H2O बना लिया, तो कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कमी हुई, तो ये क्या हुआ, आपके रिडक्शन हुआ, अर्थात अपचयन हुआ। अब इसकी व्याख्या कर देते हैं इस समीकरण की। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, अर्थात ऑक्सीजन की कमी हो रही है, अतः CuO का अपचयन रिडक्शन हो रहा है। इसे दूसरा उदाहरण देखते हैं। जिंक ऑक्साइड का कार्बन
से के साथ अभिक्रिया कराने पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनते हैं। आइए देखते हैं इसका। तो इक्वेशन ZnO प्लस सी कार्बन क्या बना, Zn+CO, अर्थात ZnO में से ऑक्सीजन बाहर निकल गया। यहाँ पर ZnO में से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है और Zn बन रहा है, अर्थात ZnO का अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। देखिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, हमने क्वेश्चन लिखी Cu + O2 = CuO। अगर ये उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया को हम देखें तो गर्म करने पर जो कॉपर है उसके ऊपर ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है, तो वह काले रंग का यौगिक कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो भूरे रंग का तत्व X है वो क्या है, कॉपर हुआ, ठीक है। अतः चमकदार भूरे रंग का पदार्थ X क्या है, कॉपर है, जबकि काले रंग का यौगिक कॉपर ऑक्साइड है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? हम आसपास घरों में खूब देखते हैं कि कोई भी लोहे के सामान उसको भैया पेंट कर दो, तो पेंट क्यों किया जाता है? देखिएगा, जब लोहा अपने आसपास की आर्द्र वायु यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उस पर जंग लग जाती है, अर्थात उसका संक्षारण होने लगता है, तो जिससे लोहे को हानि होती है, अर्थात लोहे की क्षति होती है। तो इसको संक्षारित होने से बचाने के लिए इस पर पेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। तेल एवं वसायुक्त खाद्य सामग्री को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? देखिए, हम बाजार से नमकीन लेकर आते हैं, चिप्स लेकर आते हैं, कुरकुरे लेकर आते हैं, तो इनके अंदर बनाने में ऑयल का प्रयोग होता है, वसा का प्रयुक्त होता है, तो आप देखते हैं कि उसके अंदर हवा सी भरी होती है। एक्चुअली वो हवा नहीं होती, वो क्या होती है, नाइट्रोजन। तो ये पूछ रहा है कि ये नाइट्रोजन गैस उसके अंदर क्यों होती है, उसको नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? देखिए इसका कारण देखते हैं। देखिए, तेल एवं वसायुक्त खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रखा जाता है तो तेल एवं वसा उपचयित होने कारण विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनका स्वाद और गंध बदल जाते हैं। यानी कि जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं, लंबे समय तक वो रखी रहती हैं, तो उनका स्वाद बदल जाएगा और उनकी गंध बदल जाएगी, उनकी स्मेल बदल जाएगी। और तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्री में उपचयन होने के कारण पैकिंग करते समय थैली में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैसों से युक्त कर देते हैं, अर्थात नाइट्रोजन से युक्त उसको कर दिया जाता है ताकि खाद्य सामग्री के उपचयन को रोका जा सके। और जब उपचयन नहीं होगा, उपचयन की दर धीमी हो जाएगी, तो जो हमारी खाद्य सामग्री है वह लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी, विकृत गंधी नहीं होगी। प्रश्न नंबर 20। निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिए। संक्षारण, देखिए अभी हमने लोहे के बारे में देखा है, तो हम संक्षारण को डिटेल से देखते हैं कि एक और धातुओं का भी संक्षारण होता है क्या। देखिए संक्षारण क्या चीज़ है, जब कोई धातु अपने आसपास की आर्द्रता, वायु, अम्ल आदि के से संक्षारित होती है तो धातुओं के संक्षारित होने की इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के कारण, अब ये तुमने बता दिया संक्षारण होता है। संक्षारण कारण लोहे पर भूरे रंग की, चांदी पर काले रंग की, जबकि कॉपर के ऊपर, तांबे के ऊपर हरे रंग की परत आ जाती है। हम देखते हैं कि चांदी काली पड़ जाती है, जो तांबा होता है, तांबे के पात्रों के अंदर पानी भरा होता है वो हरे रंग का हो जाता है, और लोहे का तो हम देखते हैं बड़े बहुत उसमें कि उसमें भूरी भूरी परत आ जाती है जंग की। ये सब संक्षारण का कारण है। तो संक्षारण के कारण से जो ढांचे हैं, लोहे के कार के ढांचे हैं, यानी कि जहाँ भी जो भी लोहे की सामग्री बनी है, लोहे की रेलिंग है, जहाज है, धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं को बहुत क्षति होती है, और लोहे को क्षतिग्रस्त होने से इसे बदलने से, अब चूँकि लोहे का संक्षारण हो गया तो लोहा खराब हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया, तो उसको बदला जाएगा। तो बदलने से देश को हर वर्ष बहुत बड़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। आइए देखते हैं, अगला पद है हमारा, तो उसकी व्याख्या करते हैं। तेल अथवा वसायुक्त खाद्य सामग्री को विकृत गंधीता वाला पद है, ये हम देख चुके हैं, वही है इसके अंदर, और इसके अंदर हमको केवल इसको विकृत गंधी होने से बचाने के उपाय हमको बताने हैं। तो आइए इसको हम आगे देखते हैं, हम देख चुके हैं।
विकेटगंधिता को रोकने के उपाय, यानी कि कौन कौन से ऐसे तरीके जिनको अपनाकर हम रोक सकते हैं। एक तरीका हम उसके अंदर पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हम देख चुके हैं। खाद्य सामग्री को वायुरोधी एयर टाइट बर्तनों के अंदर रखना चाहिए, यानी कि हवा प्रवेश नहीं कर सके, जिससे कि उपचयन की दर मंद हो जाती है, अर्थात वो लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगी। खाद्य सामग्री में उपचयन को रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाने चाहिए, एंटी प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ उसके अंदर मिलाए जाने चाहिए। दूसरा, चिप्स जैसी खाद्य सामग्रियों को पैकिंग करते समय, चिप्स हुआ, नमकीन हो, कुछ भी मतलब जो ऑयल वाली जो भी चीज़ होती है खाने की, ऑक्सीजन को हटाकर उसमें से नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैसों से युक्त होकर कर देना चाहिए, जिससे कि चिप्स का उपचयन रोका जा सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो मिल सकें। आपको केवल क्वेश्चन आंसर्स के नहीं वीडियो मिलेंगे, केवल लेसन्स के नहीं, और भी वीडियो परीक्षा संबंधित, तैयारी के संबंधित वीडियो मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।